वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम चैप्टर नंबर 14 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट 13 चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास की बुक में। तो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 14 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप 9th क्लास की बुक में सीख चुके होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमने 9th क्लास की बुक में डिस्कस किया था कि 3 इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक और इम्पोर्टेंट स्टेट भी एग्जिस्ट करती है जो कि हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके अलावा हम फेज चेंजेस को एंड काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ मैटर। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने पैशनेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। स्टार्ट करते हैं। मैटर हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो 4 इम्पोर्टेंट स्टेट में हमारा मैटर एग्जिस्ट करता है और साइंटिस्ट फर्स्ट स्टडी करते हैं गैसेस को बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज सच एज एक्सपेंशन, कंप्रेशन एंड डिफ्यूजन। एक्सपेंशन क्या होता है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम और साइज, एंड कंप्रेशन है डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस जो है वो या कोई भी चीज़ वो कंप्रेस हो जाएगी और उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड डिफ्यूजन का मतलब होता है पार्टिकल का एक जगह से मूव कर जाना दूसरी जगह पर। सो द स्टडी ऑफ गैसेस हेल्प साइंटिस्ट टू डेवलप द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी which explain the behavior of all the states of matter. तो स्टडी ऑफ गैसेस लीड टू दी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो कि हमें बताती है बिहेवियर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर का। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ड्यूरिंग अ फेज चेंज जो फिजिकल फॉर्म होती है सब्सटेंसेस की वो चेंज हो जाती है, लेकिन जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। लाइक सॉलिड, लिक्विड या गैसेस जो हैं, जब इनमें फेज़ चेंज होती है तो इनकी जो डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो इनकी केमिकल कंपोज़िशन है वो वैसे ही रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। सो ड्यूरिंग फेज़ चेंज हमारे पास केमिकल कंपोज़िशन वो अनचेंज रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की जो केमिकल कंपोज़िशन है वो है H2O। अब ऐसे होता है कि अगर ये आइस की फॉर्म में है या फिर ये लिक्विड वाटर है कि ये स्टीम है, तो इन सारी कंडीशंस के अंदर ये H2O ही रहेगा। आइस में इसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, या लाइक आइस से ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड से गैसेज़ में, लेकिन इसकी जो केमिकल कंपोज़िशन है वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हम आते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पे। So the kinetic particle theory states that all matter is made of tiny particles that जितना भी मैटर है वो सब का सब टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है जो कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अब हम गैसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो गैसेस में क्या हो रहा है कि गैस में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं हर डायरेक्शन के अंदर। अगर आप इस बॉक्स को देखें तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं और ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा करीब नहीं है। तो गैस पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड ये हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं, एंड व्हेन दीज पार्टिकल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर दे प्रोड्यूस गैस प्रेशर। गैस प्रेशर तब प्रोड्यूस होता है जब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कोलाइड करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर के साथ। लाइक इस इमेज में अगर आप देखें तो जो कंटेनर की वॉल्स हैं उसके साथ जब ये कोलाइड करते हैं तो एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है जिसको हम गैस प्रेशर कहते हैं। गैस प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स व्हेन दे स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर। सो द collision बिटवीन गैस पार्टिकल्स आर इलास्टिक collision। जो कोलिशन होती है बिटवीन द गैस पार्टिकल्स वो इलास्टिक इन नेचर होती है, यानी कि जब ये कोलाइड करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कोई भी लॉस नहीं होगा एनर्जी के अंदर। द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट सो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम आर एक्सट्रीमली वीक। यानी क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं या अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं इनके दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है। So the average kinetic energy of gas particle is directly proportional to the temperature measured on the Kelvin scale। यानी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी गैस पार्टिकल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द टेम्परेचर, और इसको हम मेजर करते हैं केल्विन स्केल के अंदर। केल्विन स्केल क्या होता है? ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है जो कि साइंस में यूज़ किया जाता है।
So at the same temperature, possess the same average kinetic energy. At the same temperature, all the gases. के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं लिक्विड को। तो लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं एज कंपैरिजन टू द गैसेस। लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं। पार्टिकल्स इन द लिक्विड्स आर मच क्लोजर टुगेदर देन इन गैसेस। तो ये मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन बट रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ऑल्दो दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन क्या होता है कि ये फिर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। तो इसमें ना इनइलास्टिक इंटरेक्शन होता है, यानी पार्टिकल्स जब कोलाइड करते हैं तो फिर एनर्जी भी लॉस होती है। और इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि इनको होल्ड किए रखती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं एज़ कंपैरिजन टू द सॉलिड, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि इनको होल्ड किए रखती हैं। सो दैट्स व्हाई लिक्विड्स में क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन इसमें कोई भी शेप नहीं होती। सो लिक्विड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर एंड मेंटेन अ डेफिनिट सरफेस लेवल। लिक्विड्स में क्या हो रहा है कि इसमें ना हमारे पास फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन इसमें कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, यानी जिस भी हम चीज़ में लिक्विड को डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। लाइक इन सब में से हम जिस भी चीज़ में हम लिक्विड को डालेंगे, लाइक वाटर को डालेंगे, तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे सॉलिड को। तो सॉलिड्स में क्या होता है कि जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। तो सॉलिड में कंसिस्ट ऑफ एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं एक सॉलिड के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड एटम से मिलकर बना है तो इसमें वीक फोर्सेस होंगी, एग्जांपल है आर्गन। एंड अगर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये जॉइन होंगे। एंड अगर हमारे पास आयनिक सॉलिड है तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी जो इसको होल्ड किए रखेंगी, एग्जांपल है NaCl। सो सॉलिड में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पार्टिकल्स को अपनी पोजीशन पर फिक्स किए रखती हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फिक्स रहते हैं इन देयर पोजीशन। एंड एज अ रिजल्ट सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। सॉलिड पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, सो ये जस्ट क्या कर सकते हैं, ये वाइब्रेट कर सकते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। ये जस्ट वाइब्रेशन शो करते हैं ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। और इनकी एक फिक्स शेप होती है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है। फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होता है सॉलिड के अंदर। सो मेन पोजीशन क्या होती है, द फिक्स पोजीशन अराउंड व्हिच अ पार्टिकल वाइब्रेट। एंड बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद हम पार्टिकल्स की मोशन देखते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि रैंडमली मूव करते हैं या उनकी फिक्स पोजीशन होती है। तो पार्टिकल्स इन द गैसेस एंड लिक्विड्स तीन तरह की इम्पॉर्टेंट मोशन शो करते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या हो रहा है कि मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या हो रहा है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं थ्रू आउट अ रूम। फॉर एग्जांपल आपने स्प्रे किया परफ्यूम और उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी टाइम में पूरे रूम में फैल गई। तो इसका मतलब क्या था कि वो जो गैस पार्टिकल्स उस बॉटल से निकले वो आहिस्ता-आहिस्ता रैंडम उनकी मूवमेंट है और वो हर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, फ्री मूवमेंट होती है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता पूरे रूम में वो फैल गए। सो मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद सेकंड वन इज़ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग ऑफ पार्टिकल अराउंड देयर वन एक्सिस। पार्टिकल स्पिन करते हैं अपने एक्सिस के अराउंड एंड उन पे एक स्पिन जो है वो क्रिएट हो जाता है। रोटेट करते हैं पार्टिकल्स अराउंड देयर वन एक्सिस एंड उनमें एक स्पिन जो है वो क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आर रोटेटिंग मॉलिक्यूल। एंड द लास्ट वन इज वाइब्रेशनल मोशन। सो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट अ फिक्स पोजीशन। इसकी एग्जांपल है एटम्स वाइब्रेटिंग इनसाइड अ सॉलिड क्रिस्टल। और सॉलिड में क्या हो रहा है कि सॉलिड में जस्ट एक ही तरह की मोशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन पॉसिबल होती है बिकॉज पार्टिकल बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं। तो जस्ट वाइब्रेशनल मोशन ही पॉसिबल होती है और ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन सॉलिड के केस में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनल एनर्जी के ऊपर। सो इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी contained within in a substance. Okay, so it depends on the both movement of particles and the force between them. So components internal energy के डिस्कस कर लेते हैं। The first one is kinetic energy. So kinetic energy होती है due to the motion of particles. Energy due to the particle motion and the faster the particle move, the greater the kinetic energy. यानी कि
जितने ज़्यादा फ़ास्ट पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, उतनी ज़्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसमें हम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो है मोशन को डिस्कस करते हैं। तो ये तीनों काइनेटिक होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड द बॉन्डिंग बिटवीन पार्टिकल्स, अच्छा एनर्जी स्टोर होती है बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड बॉन्डिंग बिटवीन पार्टिकल्स। तो इसको इस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि या तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस और बॉन्डिंग की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन और इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हीट का क्या इफेक्ट होता है। तो अगर हम हीट को ऐड करते हैं, इससे क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। इंटरनल एनर्जी जो सब्सटेंस की होगी वो बढ़ जाएगी एंड इंक्रीज इंटरनल एनर्जी की वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर के अंदर भी इंक्रीज आएगा एंड उसके रिजल्ट में हमारे पास जो स्टेट है ना वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, उसका टेम्परेचर जो है वो लो है। हमारे पास वाटर है लो टेम्परेचर पे, हमने क्या किया, इसको हमने हीट प्रोवाइड की। जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो हमारे पास 2 तरह के चीज़ें हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन कि उसने उसका टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे चला गया, रिज़ल्ट ए जो है वो हमारे पास आया कि टेम्परेचर रेज़ हो गया। सेकंड हमारे पास क्या चीज़ हुई कि जो रिज़ल्ट बी है उसमें क्या हुआ कि उसकी स्टेट ही चेंज हो गई, यानी कि वाटर जो है वो स्टीम के अंदर चेंज हो गया। तो हमारे पास 2 तरह के इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो जब भी हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं, यानी हीट अप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है तो जो पार्टिकल की मोशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है और टेम्परेचर भी रेज़ हो जाता है और जो फेज़ है वो चेंज हो जाती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इंटर कन्वर्जन मीन्स चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर, यानी कि एक स्टेट जो है मैटर की वो किसी दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं मेल्टिंग को। तो मेल्टिंग में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड है जो कि लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हीटिंग एंड काइनेटिक एनर्जी, हमने हीट प्रोवाइड की। हमने हीट प्रोवाइड की तो क्या हुआ कि हीटिंग से काइनेटिक एनर्जी सॉलिड पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। So when a solid is heated, its particles gain kinetic energy and as a result, they vibrate faster and faster. So melting point and phase change. At the melting point, ये जो vibrations होती है ना, become stronger enough to overcome the intermolecular forces. स्टार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है सॉलिड का। आइस की एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है सॉलिड की बिफोर मेल्टिंग। फिर क्या हुआ कि वाइब्रेशंस हुई जिससे फोर्सेस, वाइब्रेशंस, ब्रेकिंग फोर्सेस, एंड हमारे पास क्या हुआ कि कुछ पार्ट जो है वो इसका लिक्विड में चेंज हो गया और कुछ पार्ट अभी भी सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सॉलिड लिक्विड मिक्स ड्यूरिंग द मेल्टिंग, और उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में हमारे पास ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ब्रेक डाउन हो जाती है और हमारे पास जो है वो जो आइस है वो वाटर के अंदर चेंज हो जाती है, यानी कि एक सॉलिड जो है वो हमारे पास वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट करता है, चेंज हो जाता है। So the orderly arrangement of particles break down and the solid change into the liquid. So melting point वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक सॉलिड जो है वो एक लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट क्यों होता है? जबकि हम उसे कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं लेकिन टेम्परेचर फिर भी हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो इसका आंसर ये है कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, लेकिन हीट हम उसको कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे होते हैं। अब जो हीट हम उसको दे रहे हैं ना, वो यूज़ हो रही है टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। जब ये फोर्सेस ओवरकम होती हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं जिसके रिजल्ट में सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। सो हीट तो हम इसको कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो हीट हम इसको सप्लाई कर रहे हैं वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के बजाय अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने में, अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ हो रही है। सो दैट्स व्हाई इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बॉइलिंग को। सो बॉइलिंग क्या है कि इवेपोरेशन बिफोर बॉइलिंग। तो बिफोर बॉइलिंग यानी अभी बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, सम मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। एंड अब क्या हो रहा है कि जब बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं तो मॉलिक्यूल्स गेन मोर काइनेटिक एनर्जी
एंड वेपर बबल्स बिगन फॉर्मिंग थ्रू आउट द लिक्विड। यानी कि फर्दर जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हीटिंग इंक्रीज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज कर जाएगी एंड वेपर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे उस लिक्विड के अंदर एंड बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब बॉइलिंग तब होगी जब जो वेपर प्रेशर है ना, वो इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के। बॉइलिंग तब स्टार्ट होगी जब जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के, तो तब हमारे पास जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एंड इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ड्यूरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है और जो हीट उसको सप्लाई की जा रही होती है ना, वो यूज़ हो रही होती है कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसेस। एक लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए वो जो टेम्परेचर है वो यूज़ हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहता है, सॉरी हीट यूज़ हो रही होती है। जो हीट सप्लाई की जा रही होती है वो लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए यूज़ हो रही होती है और टेम्परेचर इस केस में हमारे पास कांस्टेंट रहता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन को। सो कंडेंसेशन क्या है कि जब एक गैस कूल होती है, तो जो हमारे पास वेपर्स बने थे, अब एक गैस है जो कि कूल हुई है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो पार्टिकल्स स्लोली मूव करते हैं एंड पार्टिकल्स कम क्लोज़र टुगेदर एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, जिसके रिज़ल्ट में गैस जो है वो चेंज हो जाती है लिक्विड के अंदर। तो कंडेंसेशन का मतलब है कि गैस जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है। सो कंडेंसेशन इज़ स्पेसिफिक टू प्रेशर एंड हाई प्रेशर रेज़ कंडेंसेशन टेम्परेचर। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ड्यूरिंग कंडेंसेशन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अंटिल ऑल गैस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। यानी कि कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहता है, यहाँ तक कि जितनी भी गैस है वो सब के सब कन्वर्ट हो रही है, जब तक कन्वर्ट ना हो जाए लिक्विड के अंदर। सो हीट इज रिलीज टू द सराउंडिंग विदाउट टेम्परेचर चेंज। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हीटिंग एंड कूलिंग कर्व को। सो ड्यूरिंग कंडेंसेशन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अंटिल ऑल गैस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हीटिंग एंड कूलिंग कर्व को। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि हीटिंग एंड कूलिंग कर्व शो हाउ टेम्परेचर चेंज व्हेन हीट इज एडेड और रिमूव। जब हम हीट को ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे पास ना ए से बी में एक सॉलिड है जो कि जिसको हमने हीट किया, तो जब हम उसको सॉलिड को हीट करेंगे तो टेम्परेचर हमारे पास रेज़ करेगा ए से बी तक। अब बी से सी में हमारे पास मेल्टिंग हो रही है तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। एंड जब हम सी से डी की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक लिक्विड को हमने हीट किया तो उसका टेम्परेचर जो है वो रेज़ हो गया। लेकिन डी से ई में हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है ड्यू टू द बॉइलिंग। बॉइलिंग हो रही है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड ई से एफ में हमारे पास गैस को हमने हीट किया एंड गैस इज हीटेड एंड टेम्परेचर यहाँ पर फिर इंक्रीज आ रहा है। तो फ्लैट पोर्शन जो है ना ग्राफ के, ये रिप्रेजेंट करते हैं फेज चेंज को। एंड ड्यूरिंग दिस सेक्शन हीट इज यूज्ड टू चेंज देयर स्टेट। यहाँ पर जो इन सेक्शन के अंदर जो हीट है वो उस स्टेट को चेंज करने में, यानी कि सॉलिड है तो सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए यूज़ हो रही है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज़ नहीं हो रही। अब अगर यहीं पर हम कूलिंग कूलिंग कर्व को डिस्कस करें, सो एफ से ई तक अगर हम मूवमेंट करते हैं एफ से ई तक, तो यहाँ पर गैस कूल हो रही है और टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है, टेम्परेचर यानी कम हो रहा है। उसके बाद ई से डी तक अगर हम जाएँ, तो यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। सिमिलरली डी से सी तक जाएँ जब, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिक्विड कूल हो रहा है और टेम्परेचर में फिर डिक्रीज आ रहा है। और सी से बी में हमारे पास फ्रीजिंग हो रही है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फ्रीजिंग में क्या हो रहा है कि फ्रीजिंग में कन्वर्शन होती है लिक्विड की सॉलिड के अंदर। कंडेंसेशन पॉइंट इक्वल बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद हम एक कर्व डिस्कस कर लेते हैं, हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। तो स्टार्ट में क्या हो रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है, यहाँ पर हमारे पास एक आइस है। अब आइस मेल्ट होकर वाटर के अंदर चेंज हो रही है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अंटिल ऑल आइस आर मेल्ट। यानी जब तक क्या होगा कि जितनी भी आइस है वो सब की सब मेल्ट होगी, वाटर के अंदर चेंज होगी, तब तक टेम्परेचर क्या होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड दी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर जो है वो चेंज आता है। दी
टेम्परेचर ऑफ वाटर ग्रेजुअली इंक्रीजेस। स्टार्ट में क्या हो रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर हमारे पास एक आइस है। तो ये आइस ना जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया और हमारे पास क्या हुआ कि आइस ने मेल्ट होना शुरू किया। तो एक पॉइंट तक हमारे पास आइस मेल्ट होगी, मेल्ट होकर वाटर के अंदर चेंज होगी। मेल्टिंग में क्या था, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट था। अब जब वो वाटर के अंदर चेंज हो गई है, तो जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे सॉरी, तो फिर क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस एक पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा कि हमारे पास वाटर बॉयल हो जाएगा और अब इस पॉइंट से ज़्यादा अगर हम इसको हीट करेंगे, तो ये स्टीम के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसकी स्टेट ही बदल जाएगी। तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अंटिल ऑल वाटर कन्वर्ट इनटू द वेपर्स। तो जब वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा, कंडेंसेशन के प्रोसेस में भी हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा एंड कोई भी टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जहाँ तक कि जितना भी वाटर है ना वो वेपर्स के अंदर चेंज ना हो जाए। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग को। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, लेकिन बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। तो although both convert liquid into gas and they are different process, यानी दोनों का काम एक ही है कि वो दोनों लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक बेसिकली डिफरेंट प्रोसेस है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है और ये हो रहा होता है सरफेस लिक्विड की सरफेस के ऊपर। और इसमें कोई भी टेम्परेचर वो स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब ये हर टेम्परेचर पर हो सकता है। सरफेस मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं एंड इसमें टेम्परेचर का कोई फैक्टर जो है वो यूज़ नहीं होता। इट कैन अकर एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट एंड ड्यूरिंग द इवेपोरेशन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप होते हैं फर्स्ट एंड इसके रिजल्ट में हमारे पास कूलिंग इफेक्ट पास होता है। यानी जब इवेपोरेशन हो रही होती है तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप होते हैं पहले और इससे हमारे पास कूलिंग इफेक्ट कॉज़ हो रहा होता है। बॉइलिंग ऑन द अदर हैंड, बॉइलिंग में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये हो रहा होता है थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड, पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर हमारे पास जो है वो बॉइलिंग हो रही होती है, बबल्स बनते हैं इनसाइड द लिक्विड और ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर यानी वाटर फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। तो इसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल जो है वो हीटिंग सोर्स की ज़रूरत होती है और ये जो बॉइलिंग है ये कूलिंग प्रोड्यूस नहीं करती और ये एक्सटर्नल जो है वो हीटिंग इसको रिक्वायर्ड होती है, कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल हीटिंग चाहिए होती है। तो जब हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो यहाँ पर हमारे पास इवेपोरेशन होती है और अगर वेपर प्रेशर इक्वल हो एक्सटर्नल प्रेशर के, तो यहाँ पर हमारे पास फिर बॉइलिंग होगी। एक डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं बिटवीन द इवेपोरेशन एंड द बॉइलिंग। तो जो इवेपोरेशन है ना ये एक सरफेस फिनोमेना है, लेकिन जो बॉइलिंग है ना ये फेज चेंज हो रही है और ये थ्रू आउट द लिक्विड इसके अंदर चेंज आ रहा है। और इसमें बबल्स की फॉर्मेशन होती है, लिक्विड के अंदर बबल्स बनते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है और हमारे पास बॉइलिंग हो जाती है। लेकिन जो इवेपोरेशन है ये एक सरफेस फिनोमेना है और ये स्लो प्रोसेस है और ये हर टेम्परेचर पे हो सकता है। इट कैन अकर एट ऑल टेम्परेचर बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि कोई भी लिक्विड है तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बॉइलिंग शो करता है। तो इसके अलावा जो इवेपोरेशन है ये कूलिंग प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो बॉइलिंग है ये कूलिंग प्रोड्यूस नहीं करता। इनफैक्ट इसको एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है, कोई भी हीटिंग सोर्स जो कि इसको एक्सटर्नल एनर्जी कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करता रहे, जिसके बाद क्या होता है कि ये बॉयल होता है। जैसे कि वाटर को अगर हम बॉयल करते हैं तो हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूअसली, तब जाकर वो बॉयल होता है, जबकि इवेपोरेशन में हमें कोई हीट चाहिए नहीं होती, ये खुद से इवेपोरेट हो जाते हैं। It requires small amount of energy which provide from inside the liquid। इसको लेस एनर्जी चाहिए होती है और जो लिक्विड है वो वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी समझ ना आया हो आज के इस लेक्चर के अंदर, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें, आई विल आंसर इंशाल्लाह। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियोस आगे आने वाली हैं वो आप तक पहुंचती रहें।